नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार एसएससी और एसआई एग्जाम के ऊपर जो वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 40 वीडियो आने वाली है, इसमें से आज आप 14वीं वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 13 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा जो 17 दिसंबर की एग्जाम होने वाली है, तब तक मैं आपको 50% से अधिक क्लास ख़त्म कर दिया रहूँगा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 20-22 क्लास तो इजी वे में हम कर देंगे। और अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, पहले से मेरे कंटेंट का आप वॉच करते हैं, तो आपको बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, साइंस की लेवल थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस पे अलग से थोड़ा ध्यान देने की बात है। बाद बाकी इधर के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। और बिहार एसएससी आते आते तक तो मैं बहुत पहले ही इस सीरीज को ख़त्म कर चुका हूँगा और आप भी रिविजन भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों के साथ इस वीडियो को, है ना। पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य तथा उनसे संबंधित राज्यों के साथ किसका मिलान सही नहीं है। देखिए, मैं नहीं वाला इसलिए रखता हूं ताकि आपको अधिक से अधिक कवर हो जाए। तो जो मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है गरबा गुजरात, लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश, कच्ची गोरी गोवा, बाघा नाच ओडिशा। इसमें से जो मिसमैच है, जो गलत मैच है, ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी जो ये कच्ची गोरी नृत्य है, ये आपका राजस्थान का नृत्य है, न कि गोवा का। गोवा का इसी नाम से मिलता जुलता एक आपका नृत्य है जिसको कहते हैं हम घोड़े मोरनी का नृत्य। क्या कहते हैं? घोड़े मोरनी का नृत्य। ये जो सिमगो फेस्टिवल होता है, सिमगो, है ना, जो होली जैसा फेस्टिवल है गोवा का, उसी फेस्टिवल के दौरान ये नृत्य किया जाता है, घोड़े मोरनी का नृत्य, है ना। तो कच्ची घोड़ी राजस्थान और घोड़े मोरनी का नृत्य होता है गोवा के अंदर। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन पेयर है। बाद बाकी ये जो गरबा है, ये गरबा को पर से ही यूनेस्को हायर किया है, यूनेस्को में इन्हें जगह दिया गया है, यूनेस्को ने इन्हें मान्यता दिया है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में। हालांकि ये बिहार दरोगा में नहीं बनेगा, क्योंकि अभी बहुत कम दिन का नहीं पूछेगा कि 10 दिन पहले का पूछ दिया। इसके अलावा राजस्थान की अन्य प्रमुख नृत्य में आएंगे तो कलबेलिया, बता दिए भाई ये वाला लाइन की कच्ची गोरी राजस्थान का है। कलबेलिया होता है जिसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। भवई, ये भी राजस्थान का नृत्य है। एक गैर नृत्य होता है, ये भी राजस्थान में होता है। घूमर आप सभी जानते हैं। कठपुतली भी राजस्थान, चक्री भी राजस्थान और 13 ताली भी राजस्थान। इसमें कुछ क्लू है 13 ताली में कि अगर राजस्थान ऑप्शन में न हो तो आप एमपी को टिक करेंगे जब 13 ताली नृत्य आपसे पूछा जाएगा। घूमर में एक क्लू है, घूमर से क्वेश्चन आता है कि इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है। तो देखिए, जब सर्वप्रथम घूमर की जो उत्पत्ति हुई थी, तो भील जो जनजाति है उनके महिलाओं के द्वारा राजस्थान में शुरू की गई थी। तब ये देवी सरस्वती की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन इस घूमर नृत्य में अब ये चूंकि राजस्थान में अन्य समुदाय के महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है, तो अब इसमें जो है शिव पार्वती की भी पूजा होती है। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर देना है। ये जो घूमर नृत्य है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। जिस प्रकार से गिद्धा जो पंजाब का नृत्य है, उसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये महिला प्रधान है। बाद बाकी शास्त्रीय नृत्य में जो मोहिनी अट्टम है, उसमें भी सिर्फ महिला ही भाग लेती है। ध्यान रखेंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य में जो है सिर्फ महिला ही भाग लेती है, ये ध्यान आपको रखना है ना। इनके अलावा हाल में ही गरबा नृत्य को यूनेस्को में जगह मिला, मैंने अभी बता ही दिया था। अर्धशास्त्रीय नृत्य है एक जी छऊ, ये काफी धूम मचाते हैं आपके छऊ, है ना। छऊ 3 जगह होता है, स्पष्ट कर देते हैं, बहुत दिन पहले भी बता चुके हैं। सरायकेला का छऊ, पुरुलिया का छऊ, मयूरभंज का छऊ। जगह से नाम स्पष्ट है कि ये सरायकेला जगह जो है ये झारखंड में है, ये पुरुलिया जो है ये पश्चिम बंगाल में है, और ये मयूरभंज जो है ये नाम से स्पष्ट ओडिशा में है। तो ये 3 जगह छऊ नृत्य किया जाता है नाम के ऊपर। इस तीनों नौ में हालांकि ये युद्ध संबंधी नृत्य है, ये मुखौटा वाला नृत्य है ना, ये मखौटा वाला नृत्य कहिए इसे, है ना। लेकिन जो मयूरभंज का छऊ होता है, यहाँ पे कोई भी जो है मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है, ये इनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। इनके अलावा 111वां बिहार स्थापना दिवस 2023 का थीम क्या था? आप सभी जानते हैं कि बिहार दिवस हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और 22 मार्च को हम इंटरनेशनल लेवल पे वाटर डे यानी जल दिवस भी मनाते हैं। मैंने आपको पर्यावरण वाला डे 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई ये सब बता दिया था, याद रखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक वे में याद करेंगे, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस।
ये जरूर ध्यान रखेंगे। फिर पर्यावरण वाला और कौन सा है जो नेचर से संबंधित है, एक तो ओजोन संरक्षण आपको 16 सितंबर ओजोन संरक्षण डे, और एक आपका खाली पर्यावरण दिवस 5 जून को। कम से कम इतना जरूर याद रखें, बाद बाकी वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को हम भी ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से वापस आता हूँ दिवस से हटके। तो इस बार का जो थीम था बिहार दिवस का, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी युवा से बिहार की प्रगति होगी, ये सभी जानते हैं, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। इनके अलावा बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 का जो थीम रहा था, लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार, है ना, लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की विषय थीम। मैंने आपको राष्ट्रीय महिला दिवस बता रखा है मेरे भाई, क्योंकि ये अब ज़्यादा पूछता है इंडिया के अंदर। तो ये 13 फरवरी होता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी होता है। तो इन 8 मार्च के अलावा इन दोनों डेट को भी जरूर याद रखें। इनके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसमें जो मनाया गया इसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान, इस प्रकार के इनके थीम को रखे गए थे। ओजोन संरक्षण दिवस 2023 का थीम जो था प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। इस पे जो प्रोटोकॉल हुआ था, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो इसको जो मनाया जाता है, इस बार जो मनाया गया, इसके थीम क्या थे कि भाई ओजोन परत को ठीक कर जलवायु परिवर्तन को कम करना। जिस रफ्तार से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अधिकांश बच्चे तो जलवायु परिवर्तन को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अरे कुछ नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं आधा डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना मतलब विश्व स्तर पे, मतलब आम रूप से सामान्य रूप से, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे कर करके 50 साल में तो हम बहुत ज़्यादा करीब चले जाएंगे, इतने करीब कि जल तो अपने आप खोलने लगेगा। तो ये एक जो है चिंतनीय विषय है, जलवायु परिवर्तन जो है इनको रोकथाम करना। तो इस बार का थीम रखा गया था ओजोन संरक्षण डे में। अच्छा, ओजोन परत को कौन क्षति पहुंचाता है, ये क्वेश्चन आपको बिहार जैसे एग्जाम में काफ़ी कर लेता है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पादन कहाँ से होती है, तो घरेलू फ्रिज में जो हम प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से भी होता है। आपसे पूछा जाता है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में, है ना, किस गैस का इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे फ्रीऑन का होता है, फ्रीऑन, है ना। और ये CFC ये फ्रिज वगैरह की यूज करने से भी निकलता है, और जो ओजोन परत के जो ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इनके अलावा अजंता, अच्छा एक बार पूछा कि ओजोन परत को कौन से गैस नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन में न तो फ्रीऑन दिया, न तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया, लेकिन क्लोरीन दिया ऑप्शन में मेरे भाई, है ना। तो क्लोरीन आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कहीं ना कहीं क्लोरो यानी क्लोरीन वाली बात आती है। तो जब कुछ नहीं, है ना, नहीं मामा से कन्हा मामा, तो काम चला लिए हम किससे, क्लोरीन से। तो ऐसे भी समझिएगा, थोड़ा सा आपका जो ज्ञान की क्षेत्र है उसको तो विस्तार करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि जनरल बहुत चालाक हो गया है। इसके अलावा अजंता की गुफा में बने चित्र किस धर्म से संबंधित होते हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। यह गुफा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। इसमें किस प्रकार की पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो ये फ्रेस्को पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये पेंटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। महाराष्ट्र की ही पेंटिंग है, बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। एक चित्रकला रंगोली, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ये मिट्टी पे भी होता है, यानी सतह पे ही बनाया जाता है। रंगोली किसी दीवार पे नहीं बन सकता, क्योंकि सूखे कलर से जो है फूल पत्ती का आकार दिया जाता है। इस जिसे गांव घर में अबीर कहते हैं, होली खेलते हैं इसके साथ। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग ये बिहार की है ना। भित्ति चित्र ये आपका उड़ीसा का है ना। गुलेर पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग ये हिमाचल प्रदेश की है, मैंने बता रखा है भाई, ये है ना। इनके अलावा गुलेर पेंटिंग के अलावा आएंगे तो फर चित्रकला ये राजस्थान का है। ये सभी के सभी जो मैंने बताया ये जरूर ध्यान रखेंगे, गुलेर वाला पूछा भी गया था शायद CGL में। इसके अलावा एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, इसमें कितने गुफा है, तो 34 गुफा है एलोरा वाले में, और अजंता वाले में कितने हैं, तो 29 गुफा है। दोनों को ध्यान रखिएगा। और जो एलोरा वाला गुफा है इसमें जो है 12 बौद्ध धर्म के हैं, 5 जैन धर्म के हैं और शेष हिंदू धर्म के हैं। तो 34 में से 12 5 17 माइनस कीजिएगा, गणित अच्छा है आपका, तो 17 बचेगा। ये हिंदू धर्म से ओवरऑल है। वैसे जैन और बौद्ध को भी हिंदू ही माना गया है ना। तो ये बात अलग होती है, लेकिन अगर अलग से पूछे कि बौद्ध के लिए कितना, जैन के लिए कितना, तो 12 5। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो अजंता की गुफा है किस धर्म से संबंधित है, तो आप हिंदू एक जानते ही हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन ऐसा हो कि हिंदू,
बौद्ध और जैन, तो वो वाला ऑप्शन सुटेबल होगा। ठीक है मेरे भाई। अजंता की गुफा तथा एलोरा की गुफा दोनों को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। दो चीज और था, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि और दो चीज कौन था जिसे 1983 में एक बल्क में 4 चीजों को यूनेस्को के अंदर भारतीय साइट के रूप में चिन्हित किए गए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जंजीरा का किला, आगरा का किला, इसके अलावा ताजमहल और एक फतेहपुर सीकरी। इतना 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ये 2 ऑप्शन इन्हीं दोनों गुफाओं के साथ 1983 में जो है यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था। अजंता की चित्रकारी में बौद्ध के जो जातक होते हैं ना, जातक एक बेसिकली बुक है जो बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में हमें जानकारी मुहैया करवाती है। देखिए बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है, इसका नाम आपने त्रिपिटक सुना होगा। ये त्रिपिटक मतलब त्रि का मतलब यहाँ पे 3 से है, ट्रियो से है, ट्राई से है, इसका मतलब 3 होता है और पिटक इसके ग्रंथ का नाम है। तो सुत्त पिटक, अधिम पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक है बौद्धों के ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक पुस्तक का नाम जातक भी है। इस जातक में जो है बौद्ध के जो है रिबॉर्न यानी पुनर्जन्म की बात बताई गई है। इसके अलावा बुद्ध के बारे में और भी जानकारी चाहिए आपको, लुम्बिनी में जन्म होता है, लुम्बिनी नेपाल के अंदर है, मृत्यु कुशीनगर में होता है ना। इसके अलावा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण, प्रथम ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, उपदेश देते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके अलावा जो मृत्यु होती है महापरिनिर्वाण, ये सब कहा गया। बुद्ध के भी गुरु थे जिसका नाम अलार कलाम था। जब महात्मा बुद्ध इतने महान तो गुरु इतने इसके कितने महान होंगे, है ना। आप सोच सकते हैं, जैसे विवेकानंद साहब के गुरु भी थे रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो भाई महानदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकल के ये छत्तीसगढ़ से निकलता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। ये कहाँ है? केरल में। इसे ही अन्नामलाई भी कहते हैं, अन्नामलाई भी इसे ही कहते हैं, अनाईमुदी। और इसी में आपका कार्डेमम हिल स्थित है, कार्डेमम हिल या फिर इलायची पहाड़ी इसे ही कहते हैं। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा, सेम चीज है सब। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज कहते हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी जो स्थित है उन्हीं के नाम पे इसे नीलगिरी पहाड़ी कह लेते हैं। और इसके आगे अगर आप केरल वगैरह में जाएंगे तो इसे इलायची पहाड़ी, कार्डेमम हिल या अन्नामलाई पहाड़ी कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो मिलन होती है इसे नीलगिरी पहाड़ी यानी तमिलनाडु में होती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में कृष्णा जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, कावेरी ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, गोदावरी है ना ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, भीमा महाराष्ट्र से निकलती है, घाट प्रवाह हेमावती, काविनी, माल प्रवाह ये सभी के सभी जो है पश्चिमी घाट के प्रमुख नदियों में से हैं। इनके अलावा पश्चिमी घाट भारत का हॉट स्पॉट है ना। इसके अलावा इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर एक अच्छा बुक लिखता है, लेकिन कहीं कहीं 1500 से 1600 किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डिपेंड करता है 1500 से 1600 किलोमीटर के बीच जो भी आंसर रहेगा, जब भी लंबाई पूछा जाएगा तो इसी वे में आपका ऑप्शन रहेगा। इसका विस्तार किस किस राज्य में है? तो ये वाली जो आप पट्टी देख रहे हैं पश्चिमी पट्टी, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो इन राज्यों में हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, ये जो काठियावाड़ लिखा है तो काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहाँ पे है? गुजरात में है, तो गुजरात। यहाँ से थोड़ी सी नीचे आएंगे यहाँ पर ही तो आपका मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से थोड़ी सी आगे आएंगे, कोकण तट आपको दिख रहा होगा, गोवा। इसके आगे आएंगे कर्नाटक, इसके आएंगे केरला और यहाँ भी से पे आएंगे तो हमको तमिलनाडु मिल जाता है। यानी ये पश्चिमी वाले पार्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोंकण रेलवे कौन कौन से स्टेट में बहती है, मतलब चलती है? रेल बहती है मेरे भाई, चलती है ना। अरे जो मैं बोलूंगा वही सही होगा क्या? गलत भी होते भाई, है ना। तो ये आपका कहाँ से चलता है? महाराष्ट्र, फिर गोवा और कर्नाटक, ये कोंकण रेलवे चलती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कोंकण रेलवे की मुख्यालय भी पूछता है तो बताइएगा सीबीडी बेलापुर जो है कोंकण रेलवे की मुख्यालय है। इसके जगह पे आपको नवी मुंबई भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि नवी मुंबई में ही सीबीडी बेलापुर जो है एक जगह है। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये प्रायद्वीपीय भारत, इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अब भी दिखाता हूँ। देखिए जो पश्चिमी घाट के जो है उनके रेंज के हिसाब से ये तट का नाम अलग अलग हो गया है। काठियावाड़ी तट ये गुजरात वाले पोर्शन में, कोंकण तट गोवा वाले पोर्शन में, केनरा तट ये कर्नाटक
वाले पोर्शन में, मालाबार तट ये केरल वाले पोर्शन में। फिर पूर्वी घाट में आएंगे तो कोरोमंडल तट, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये 4 गो तट का नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिमी घाट का तट नहीं है, तो आप एक ऑप्शन कोरोमंडल तट को पाते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है क्योंकि ये पूर्वी घाट पे पड़ता है। कलिंग तट भी कह देते हैं पूर्वी घाट को, उड़ीसा को लेकर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड साहब हैं। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकों में द ब्लू अम्ब्रेला काफी बार पूछे गए, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द रूम ऑन द रूफ, छठका घर, ये पहले भी बता रखे हैं, लुकिंग फॉर द रेनबो, है ना, द शैडो ऑन द वॉल, ये सभी के सभी रस्किन बॉन्ड साहब की प्रमुख किताबों में से हैं। इनके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन, विक्ट्री सिटी, द सैटनिक वर्सेज, इसके अलावा 2 years 8 months and 28 night, ये किताब का नाम है, समझे ना, 2 वर्ष 8 महीना और 28 रात, ये किस किताब का नाम है? तो ये चारों के चारों किताब जो हैं सलमान रुश्दी साहब के हैं। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड, सभी पिक्चर देखे होंगे, है ना, इनके गीत भी बड़े अच्छे हैं। 5 Point Someone, 2 Status, 2020 रेवोल्यूशन, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये सभी के सभी मॉडर्न लेखक चेतन शर्मा भगत की किताब है। चेतन शर्मा तो क्रिकेट में चले जाएंगे, ये चेतन भगत साहब हैं। इनके अलावा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की पुस्तक है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, है ना, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, ये आपका अरुंधति राय की किताब है। भगवान का एक छोटा सा चीज, इसका आंसर हिंदी निकलता है। इसके अलावा द व्हाइट टाइगर, ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है ना, ध्यान रखेंगे। 2008 में इन्हें अवार्ड दिलाया था ये पुस्तक अरविंद अडिगा को। इनके अलावा इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को, इस प्रकार से नाम ही है मेरे भाई, राजकुमार वाला जानी नहीं है, इनका नाम जानी था। इल्तुतमिश ममलूक, गुलाम या इलबरी वंश, है ना, ये देखिए तीनों एक ही है, मैं बता दिया हूँ, ममलूक कहिए, गुलाम कहिए, इलबरी कहिए, ये सब एक ही होता है, एक ही वंश है। इसके तीसरा जो है शासक हुए मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया। आराम शाह जो है हटा ले तो नाम मात्र का शासक था, उसको हटा के इल्तुतमिश, हालांकि क्रम में आप गिनेंगे तो तीसरा, वास्तविक गिनेंगे तो पहला, और ऐसे युग में गिनेंगे तो दूसरा, ठीक है, लेकिन आपसे सीधे पूछता है इसका क्रम क्या था तो बताइएगा तीसरा। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, किसे? इल्तुतमिश को, इसीलिए इसे पहला भी कह सकते हो क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक थे, है ना, और ओरिजिनल फाउंडर हुआ ये गुलाम वंश का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो नींव रखने के बाद जब हाथ पैर चलाने की बारी आई तो ऊपरे चले गए, है ना। इसके अलावा इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में टका चांदी का बना होता था और जीतल तांबा का, ये सिक्का चलाया था। तुर्कान ने चेहलगानी दल का गठन किया था, ये 2 काम इनके इंपॉर्टेंट है। और एक काम इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाना, ये ज्यादा पूछता है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है, और कुतुब मीनार को जो है नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पे कब्जा किया था। जो बाढ़ है, जो बिहार में जगह है, पटना से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे फैक्ट्रिया वगैरह आपको मिलेगा। इल्तुतमिश की बेटी रजिया, ये दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली प्रथम महिला हुआ, और रजिया की बड़ाई किए थे मिन्हास उल सिराज, आपने देखा ही होगा, अपने लेख के माध्यम से बताया कि रजिया योग्य थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सल्तनत की स्थापना किया था। इसकी मृत्यु 1210 में हुआ था, घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। मैं जो ये देखा होंगे आप ऐसा बोल देता हूँ, इसका मतलब आप जो है वास्तव में देखे नहीं होंगे, इसके कहने का मतलब है कि हमने पहले पढ़ाए हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य कौन सी चैनल स्थित है? तो ये आपका डोंकन पास है। डोंकन पास जो है ये लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है, लेकिन हमने एक चीज आपको ट्रिक भी सिखाया है कि छोटा से बड़ा को जोड़ने के लिए है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान से कार निकोबार को जोड़ता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाइए, इसीलिए यह क्वेश्चन से भी अवगत मुझे कराना पड़ा कि भाई जब लघु अंडमान से दक्षिण अंडमान रहेगा ना, यानी दोनों अंडमान ही अंडमान रहेगा कि छोटका से दक्षिणा वाला अंडमान को जोड़ेगा, तो डंकन पास ऑप्शन में है, तो डंकन पास सबसे सुटेबल आंसर होगा। वैसे
10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान से कार निकोबार को जोड़ता है। यहाँ पे 2 जगह अंडमान आपको नहीं लिखा है, तो आप ट्रिक में इसे सलामत रखेंगे इस आधार पे कि जहाँ 2 बार अंडमान लिखा हो, छोटका से बड़का अंडमान, तो आप डंकन पास से जोड़ दोगे, ठीक है। और एगो लघु अंडमान से कार निकोबार लिखा हो तो 10 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल मैंने बताया था कि दोनों शुरुआती लेटर सेम अक्षर से स्टार्ट होगा। मिनी दवाई से मालदीव यानी मो मिनी कोई से मालदीव को जोड़ता है। और 9 डिग्री चैनल में दोनों डिफरेंस रहेगा, शुरुआती अक्षर मिनी कोई से लक्षद्वीप, मो है लो है। तो ऐसे तीनों चारों आप याद रख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं बताया। अगर कर सको तो बाद में कि हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है कोई भी चीज़ स्मरण करने के। इसके अलावा पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है, म्यांमार से उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप के द्वारा अलग किया जाता है ना। अब म्यांमार से भी मैं अंडमान को थोड़ा सा ये बताया हूँ ताकि कल हो के अगर एग्जामिनर ज़्यादा उस समय जो है बाउंड्री लाइन के उधर चला के कुछ पूछ दिया तो दिक्कत ना हो। इनके अलावा भारत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है, पाकिस्तान कहेगा तो यो रेड क्लिफ, बांग्लादेश कहेगा तो यो रेड क्लिफ, ठीक है। अगर रेड क्लिफ ऑप्शन में नहीं है और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पूछा है तो 24th पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा भी होगा, है ना। समांतर रेखा 24वां समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, हालांकि ये लागू नहीं होता है लेकिन है। इसके अलावा संविधान का 100वां संविधान संशोधन जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि आदान प्रदान को लेकर जो है कराया गया था, यह अधिनियम आई थी, तो इसे मैं बांग्लादेश का नाम यहाँ पे आया है, तो संविधान से यहाँ पे कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी बताऊंगा। और साथ ही साथ 101वां 102वां 103वां और 104वां संशोधन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। 101वां जीएसटी से है, 102वां ओबीसी से है, 103वां ईडब्ल्यूएस से है और 104वां एससी एसटी और एंग्लो इंडियन से है ना। ये रिलेशन है इन संवैधानिक संशोधन का। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा जो के बीच पर स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर, या बहुत पहले भी पढ़े होंगे, रेलवे में पूछता है। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के चंगुल से अलग हुआ था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, तो कुल 3 बार किए थे। दादा भाई नौरोजी पहली बार 86 में सेकेंड अधिवेशन था कोलकाता के अंदर, दूसरी बार 1893 में लाहौर के अंदर और तीसरी बार 1906 के अंदर कोलकाता में ही किए थे, जहां पे स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1906 कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। लेकिन स्वराज की पूर्णतः मांग लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, तो वहां पे मांग किया गया था लेकिन प्रयोग 1906 में ही किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में भाग लेते हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 में अध्यक्षता संभालते हैं। 1907 में कांग्रेस की ऐतिहासिक विभाजन होती है जो सूरत में होती है और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे होते हैं। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अगुवाई में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाते हैं। साथ ही कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल सूरत के अंदर, ये यहाँ पे फिर से एक होती है और इसमें एक करने में सबसे बड़ा अहम योगदान जो दिया है एनी बेसेंट ने दिया है। इसके अलावा 1917 में अधिवेशन होती है कोलकाता के अंदर ही फिर से, और यहाँ पे एनी बेसेंट जो है पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्षता संभाल रही होती है। इसके अलावा 1896 में एक अधिवेशन होती है कोलकाता में, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। इसमें पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है गाया गया था। इनके अलावा 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो ये कुछ है कांग्रेस के जो है अधिवेशन है जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ ये आपके लिए। 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी को भी याद रख ही लीजिए। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को दिया जाता है, इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को किसी कार्बनिक पदार्थ से ढकने की विधि को क्या कहा जाता है। जैसे इस रो में मिट्टी है, पौधा है, इधर भी पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है, ये पौधा है, तो ये बीच का जो जमीन है इसे किसी जो है कार्बनिक चीज से इसे ढक देते हैं ताकि जो है इस पे धूप का असर पूरा न हो, आज जो है पूरा जो है नमी जबक के पकड़ा रहे, मतलब नमी बनाए रहे, है ना। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, तो इस विधि को हम मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं मेरे भाई, है ना। इंपॉर्टेंट है
है खेती के लिए तो ये जरूर आपकी एग्जाम में आते हैं। भाई झूम कृषि बार बार आ सकता है तो ये क्यों नहीं आएगा। तो अब एग्जामिनर एक बार बस स्टेप लेना है, बाद बाकी आता ही रहेगा। तो याद रखिए इस मिट्टी में, इस प्रक्रिया में मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी होती है, साथ ही अवांछनीय खरपतवार भी कम उगते हैं, जो मतलब अपने आप जो फालतू के पौधे उग जाते हैं जिसे हम शाकनाशी डाल के मतलब समाप्त करना चाहते हैं तो कम उगते हैं, क्योंकि भाई ढका रहता है, धूप लगता ही नहीं, तो बीज अंकुरित होकर बाहर निकलता ही नहीं, निकलता है कुछ। इसके अलावा फव्वारे के द्वारा कृषि सिंचाई को ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। जो फव्वारे के द्वारा होता है ना, इसमें पानी की भी कम खपत होती है और पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा काट छांट वाली स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन करने की मिश्रित कृषि कहा जाता है। कम जमीन में अत्यधिक उत्पादन करना गहन कृषि कहा जाता है। और गहन कृषि जो है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है, भूमि कम है, वहाँ पे की जाती है। इसके अलावा हाल में ही भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। देखिए सितवे बंदरगाह का संचालन जो है ये म्यांमार में शुरू किया गया है भारत के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि म्यांमार से अभी अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो म्यांमार है इसके साथ जो हमारा सीमा लगता है, किस किस राज्यों का सीमा लगता है, तो ममी आना मैंने आपको बताया था, है ना। ममी आना जो है इसको मैंने कोड में बताया था कि ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ममी आना, इस प्रकार से ये कहाँ म्यांमार के साथ आपका जो है लगता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो है म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था, थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, है ना, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। ये सब भी आपसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो बर्मा अलग हुआ था ये आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा अलग हुआ था आपका भारत से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भारत जैसे ऐसे है तो बर्मा यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो ये पूर्वी पार्ट है। बर्मा की आधिकारिक भाषा बर्मी है और राजधानी नेपिता है। आपको याद होगा कि अभी लेटेस्ट हाल में ही मोचा नाम का तूफान जो है इसका अटैक आया था बर्मा के ऊपर, है ना। तो इससे रक्षा के लिए भारत सरकार की मुहिम ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। तो ये भी आपके बिहार के एग्जाम में ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा, ये सब आने के लिए एकदम फिट बैठता है मेरे भाई। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में कब सफलता अर्जन किया था, तो 1887 में। अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के, ये बिंदुसार के पुत्र थे, है ना। अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, लेकिन सांची के स्तूप का खोज जो है ये आपका हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में किया गया था। यह सांची का स्तूप कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। और ये सांची नाम का सिटी जो है ये पहली सोलर सिटी बना है इंडिया के अंदर, तो ध्यान रखेंगे। और पहला सोलर गांव मोढेरा गुजरात है। इसके अलावा अशोक अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्रा को श्रीलंका भेजे थे, किस लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक के काल में थर्ड बौद्ध संगति हुए 4 गो होता है, आप सभी जानते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसी बौद्ध संगति के दरमियान जो त्रिपिटक का एक अंश अधिम्य पिटक है, इसका ग्रंथ का रचना करा गया था। अशोक कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ते हैं और इस युद्ध में उनका दिल पसीज जाता है और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सैफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 के उप विजेता कौन है, तो पाकिस्तान है, अपना पाकू है। सैफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भारत है। देखिए अभी सैफ वाला जितने भी प्रतियोगिता होते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर कर दूं कि ये भैया जो है ये फुटबॉल से संबंधित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ये अंडर 90, अंडर 16 ये सब क्या है, तो आप जानते हैं कि एज रिलेशेशन होता है इसमें, कि एज के अनुसार इसे कैटेगराइज किया जाता है कि भाई अंडर 90 है मतलब 19 साल से कम उम्र के जो है लोग इसमें भाग लेंगे। तो
तो सेफ अंडर वाला की विजेता भी भारत, सेफ खाली सेफ रहेगा तो भी भारत, सेफ अंडर 16 वाला का विजेता भी भारत। तीनों में विजेता भारत है, लेकिन तीनों के उप विजेता अलग हैं। तो सेफ अंडर 90 वाला का उप विजेता पाकू है, सेफ खाली सेफ वाला का उप विजेता कुवैत है ना, और सेफ अंडर 16 वाले के उप विजेता बांग्लादेश है। मैंने बाप और बेटा वाला संज्ञा कल दिया था कि भाई पाकिस्तान जो है भारत का बेटा और बांग्लादेश कौन सा है, पोता, तो बेटा को उम्र ज्यादा होगा, तो 19 वाला में पाकिस्तान को हराया है और 16 वाला में बांग्लादेश को हराया है, जिनमें कुछ होने लगा उसमें कुवैत को हराया है। इसके अलावा फुटबॉल की बात हो रही तो फीफा को कैसे छोड़ा जाएगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता है अर्जेंटीना, उप विजेता है फ्रांस। आगामी फीफा चूंकि 4 साल पे होता है तो 26 में होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, विजेता स्पेन है, उप विजेता यहाँ पे इंग्लैंड बना है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 ये कतर में हुआ है, पहले ये इंडोनेशिया में होने वाला था, फिर ये अर्जेंटीना में होने वाला था, लेकिन फाइनली ये कतर में हुआ 2023 में, और इसके विजेता उरुग्वे रहे, उप विजेता इटली रहे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी पीडीएफ में जब इसकी घोषणा हुआ था अर्जेंटीना, तो मैंने अर्जेंटीना बताया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वीवीआई हो जाता है, इसके बाद 3 बार इसकी वेन्यू चेंज किया गया, ठीक है ना। किसी पीडीएफ में और किसी क्लास में हमने इसे अर्जेंटीना बताया है जब ये नहीं हुआ था, जब खेल संपन्न नहीं हुआ था, लेकिन लास्टली अर्जेंटीना में ना होकर ये कतर में हुआ। इसके अलावा फीफा की स्थापना 1904 में हुआ था, मुख्यालय ज्यूरिख में है। आमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। देखिए दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। आमचांग नेशनल पार्क ये हाल में ही चर्च का विषय रहा है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, इसे थोड़ा ज्यादा वीवीआई करके रखें, ठीक है। ये जो आमचांग वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये आपका कहाँ पे है, असम के अंदर स्थित है। वो वहाँ पे क्या होती है कि जंगली हाथी है ना, करीब सैकड़ों जंगली हाथी का ये आवास है, तो वहाँ पर जो है ये हाथी जो है मानव के संपर्क में आ जाते थे चलते चलते, तो इसके लिए जो है वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि इनसे जो है बचाव किया जा सके, तो इसीलिए यह चर्च का विषय बना था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकती है। इसके अलावा असम के अन्य नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे तो मानस, कंजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, पवितोरा, औरंग, ये सभी के सभी जो है आपके असम के अंदर स्थित है। असम में माजुली नदी द्वीप है जो संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम को पहले कामरूप कहा जाता था। वर्ष 2023 में जो असम सरकार के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार असम वैभव, ये तपन सैकिया को दिया गया है। असम में शास्त्रीय नृत्य भी होता है जिसका नाम है सत्रिया, इसके संचालन का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। इसके अलावा 1828 में अहोम विद्रोह असम में होता है, इसके प्रमुख नेता गोमुधर कुंवर होते हैं, है ना। और जो है पूर्वोत्तर भारत की पहला एम्स अस्पताल जो है ये असम को ही मिला है, इसी साल असम गुवाहाटी में मिला है ना भाई। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व जो बच्चे मेरे पास में वीडियो देखे होंगे, राष्ट्रपति से एक भी आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए। अगर अभी भी छूट रहा है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ना भाई। तो राष्ट्रपति से कौन सा संबंधित नहीं है, तो मुझे जैसा दिख रहा है आर्टिकल 161 ये राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। अन्य जो 72, 51, 53, 61 ये सब राष्ट्रपति को डायरेक्ट संबंधित करता है, मतलब संबंध रखता है। इसके अलावा ये जो 161 है ये राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति से न रह के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति के क्षमादान से, बाद बाकी 52 से लेकर 61 ये डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल होते हैं, नो गैप। और इसका जो है मैंने शॉर्ट में पकानी कोका द्विदशम बता दिया है, फुल फॉर्म बता दिया है, प से पद, क से कार्यपालिका का प्रधान, 9 से निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा राष्ट्रपति 280 आर्टिकल के अनुसार वित्त आयोग का गठन करते हैं, अभी 15वीं चल रही है। 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। मैक्सिमम एज लिमिट तो नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। बाद बाकी राष्ट्रपति से और भी आर्टिकल्स है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। 61 महाभियोग का है, 76 महान्यवादी की नियुक्तियां की है, 75 पीएम की नियुक्तियां की है ना। ये सब राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं। और भी पावर की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख है, संसद के अभिन्न अंग है। इसके अलावा
और भी है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। भारतीय महिला टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो उमा छेत्री, है ना। सुनील छेत्री से आप याद रख सकते हैं, इसका सरनेम भी छेत्री है। हिमा दास भी असम की महिला धावक है जिसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। प्रसिद्ध वेट लिफ्टर महिला लवलीना बोरगोहेन, ये वेट लिफ्टर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, लवलीना बोरगोहेन वेट लिफ्टर नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ये बॉक्सर है। क्या है भाई, बॉक्सर है, पेशेवर बॉक्सर, तो मैं करेक्शन कर दूंगा। प्रसिद्ध बॉक्सर महिला लवलीना बोरगोहेन असम की है जिन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली में हुआ वहां पे गोल्ड जीती, और भारत को वहां पे कितना गोल्ड मिला था, 4, है ना। इसके अलावा प्रसिद्ध महिला बॉक्सर मैरी कॉम तथा वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, ये दोनों के दोनों मणिपुर के रहने वाली है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र के द्वारा किसे दर्शाया जाता है, तो आय वितरण को दर्शाया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। मैंने आपको लॉरेंज वक्र, लॉफर वक्र ये सब पढ़ा रखा है। इसके अलावा लॉरेंज वक्र अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लॉरेंस के नाम पे रखा गया है। अर्थशास्त्र में ग्रेसन का नियम जो है मुद्रा के प्रचलन को संदर्भित करता है, जिसमें बताया गया है कि अच्छा मनी, है ना, बैड मनी जो है अच्छा मनी को धकेल देता है प्रचलन से। इसके अलावा जैसे जैसे आपके आय में बढ़ोतरी होती है, इनकम में बढ़ोतरी होती है, खाद्य पदार्थों पर की जाने वाली खर्चों का अनुपात घटता है। यह जो है कौन सा नियम बताता है, तो एंजील का नियम बताता है, ठीक है। आपको सुनने में उल्टा लग रहा होगा लेकिन बात यही सत्य है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे अनुपात की बात हो रही है, ना कि रुपया की, रुपया तो आप बढ़ा दोगे लेकिन इनकम जो बढ़ा है उस रेशियो में आपके अनुपात नहीं बढ़ पाती है, खर्च, है ना, खाने पे खाली खाने पे। इसके अलावा किस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, तो ये मांग का नियम कहता है कि भाई वस्तु के दाम में घटेगा तो मांग बढ़ेगा। इसके अलावा औसत परिवर्ती लागत वक्र का जो आकार होता है ये हमेशा यू आकार का होता है, इसे वीवीआई करके रखेंगे। 3 साल में 9 बार ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से देश तथा उनसे संबंधित मुद्रा का मिलान से गलत को पहचाने। अभी मुद्रा और राजधानी भी आपको एक टॉपिक करके रखना है यहाँ के लिए, बिहार के लिए। तो नीदरलैंड का गिल्डर है मुद्रा, लेबनान का पौंड है, वियतनाम का डोंग है, यूक्रेन का डॉलर है। कौन सा गलत है भाई, हाँ डी नंबर गलत है मेरे भाई, है ना, डी नंबर गलत है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, बताइए, ये डी नंबर गलत है, ठीक है। ये जो पौंड है ना, मैं यहाँ पे मेरी जा रही थी नज़र, ये पौंड भी गलत होगा, लेकिन पौंड भी जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर डॉलर कह रहे हैं तो हमेशा अमेरिकन डॉलर ही नहीं समझिएगा, ये बहुत सारे देश की डॉलर मुद्रा है, बस उस देश का नाम इनके पीछे लग जाता है कि भाई फला डॉलर। उसी प्रकार से ये जो पौंड है, ये पौंड जो है ये आपका चलता है इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग, लेकिन ये लेबनान में भी पौंड है, लेबनानी पौंड है, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से तो और ने सही है, लेकिन यूक्रेन वाला गलत है। यूक्रेन का अपना मुद्रा है ना, यूक्रेन का जो है अपना मुद्रा है, डॉलर नहीं होता है यूक्रेन का मुद्रा। इसके अलावा यूक्रेन की मुद्रा है रेविन्या। क्या है भाई, रेविन्यू कहाँ लिखा है, इधर है, रेविन्या। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव है ना, और जो आपका इसका राष्ट्रपति भी काफी फेमस हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच काफी दिन तक जो है युद्ध चला था, है ना, जेलेंस्की नाम था। इनके अलावा नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर, राजधानी एम्स्टर्डम, वियतनाम की राजधानी हनोई, लेबनान की राजधानी बेरूत, और इसकी मुद्रा तो ऑप्शन में ही आपने देखा है, लेबनान का पौंड था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो 1944 में। इस लड़ाई में जो है अंग्रेज के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस की तरफ से जापान की संयुक्त सेना भी भाग लिए थे, साथ ही साथ जो सुभाष चंद्र बोस के जो आजाद हिंद फौज था उनके भी सेना भाग लिए थे, किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। कब की बात है, 1944 में। इसके अलावा 1944 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सिंगापुर रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ना आपका मतलब समाप्त कब हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे तो कब हुआ था, है ना। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइएगा ये कब समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। ऑप्शन दे रहा हूँ, 1944, 1945, 1939 और 1943 भी रख लो एक। चलो ये 4 ऑप्शन है आपका, 44, 45, 43, 39, बताइएगा कब समाप्त हुआ था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है सुभाष चंद्र बोस साहब वाला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए ओडिशा के सरकार और जो है लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम का फायर स्टेशन है उनको दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास साहब। हाल में ही केंद्र सरकार ने नेहरू
मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी का नाम बदलकर अब जो है प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रख दिया है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा राजपथ का भी नाम बदल गया है, दिल्ली के अंदर है कर्तव्य पथ हो गया है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नया संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है जहां पे सेंगोल रखा गया है। अच्छा, सेंगोल को भी लपेटना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई सेंगोल से भी क्वेश्चन पूछेगा पक्का पक्का अगले क्लास में। इसके अलावा खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता लीग है। हाल में ही गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है नाम बदलकर अब मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये गोवा में पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट था ये मोपा वाला, तो इसका नाम मोपा जगह का नाम एक्चुअली, तो इसका नाम बदल के जो है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो गोवा के भूतपूर्व आपका जो है राजनेता रहे हैं। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की ईस्वी पूछा था आपको, तो 2021 में करा गया है हॉकी के जादूगर के नाम पे। मसाई जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? पूर्वी अफ्रीका में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में। खिरकी है ना, खिरकी जनजाति के लोग मध्य एशिया में निवास करते हैं तथा इसके घर को यूर्त कहते हैं। ये खिरकी नहीं होगा, खिरगीज होगा। ठीक है भाई, खिरगीज होगा, खिरगीज खिरगीज है ना। ये खिरगीज जनजाति के जो घर होते हैं ना तंबू नुमा, इसे हम यूर्त कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछता है, और एस्किमो के घर भी पूछता है तो उसे इग्लू कहते हैं। उसका घर बर्फ का होता है, इसका घर जनरली खास परवार और चमड़ा वगैरह की होती है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो एस्किमो के द्वारा बनाए गए घर होते हैं बर्फ के होते हैं, इसे इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा जो ये ब्राज़ील की ये कोई जनजाति है, यहाँ पे नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ये जाने दीजिए, इसको स्किप करते हैं। ये ब्राज़ील में कोई जनजाति है। इसके अलावा जो आपका नुबा है ये सूडान में पाया जाता है। ये बिहार की प्रीवियस ईयर से जनजाति को उठाया गया है यहाँ पे। इसके अलावा टोडा नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं, है ना। इनके अलावा स्माइल योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। स्माइल योजना किस पे लागू होता है? 2022 में आया। मिनिस्ट्री आपने देख लिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय। ये ट्रांसजेंडर और भिक्षाटन करने वाले जो लोग हैं उन पे लागू होता है। इनके अलावा श्रेष्ठ योजना ये भी सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। यह भी योजना को 2022 में चलाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये 2023 में चलाया गया है। 2023 में एक और मेजर योजना चलाया गया है विश्वकर्मा योजना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अटल पेंशन योजना 2015 में आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 2015 में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 2015 में, जनधन योजना 2014 में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये पूछा गया था आपका दिल्ली के जो एक एग्जाम हुए थे भाई, पुलिस नहीं, इससे पहले एक सीआरपीएफ का 2-4 दिन एग्जाम चलता था जैसा मुझे याद आ रहा है, तो उसमें आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना भी 2019 में, उज्ज्वला योजना 2016 में, उज्ज्वला है ना, उज्ज्वला मतलब एलपीजी वाला। इसके अलावा अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय की योजना है और ये 18 से 40 वर्ष के जो है लोगों को इसकी लाभ मिलती है। इसके अलावा उड़ीसा में झूमिंग या स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए अलग अलग स्टेट में पूछता है, आज तक इतिहास गवा रहा है। झारखंड का सबसे ज्यादा पूछता है, दूसरे स्थान पे एमपी का पूछता है। आज तक 2 ही जगह का पूछा है, या फिर ऐसा पूछता है कि स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहते हैं, तो झूम कहते हैं। अब आने वाले समय में थोड़ी ना कि भाई यही 2 पूछेगा, हो सकता है एग्जाम का मूड बदल जाए। तो एक ये बुक में मुझे अच्छा लगा, एक जगह अच्छा था ये सभी, तो मैंने यहाँ से आपको सीधे सीधे लाया हूँ, है ना। तो ये आपका उड़ीसा के अंदर कोमन या वरिंगा कहा जाता है। ठीक है भाई, झूमिंग कृषि को। झूम कृषि क्या होता है मैं समझा चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा इस बुक को देख लूं, है ना, बहुत जो है यहाँ पे अच्छा लिखा है इन्होंने। उड़ीसा में है ना कोमान या बरीगा, राजस्थान में बताए थे आपका बालरा कहा जाता है, यहाँ पे बलतेर लिखा है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पोडू कहा था, बता दिया था। पश्चिमी घाट में कुमारी बता दिया। हिमालय क्षेत्र में खील नहीं बताया था। झारखंड में कुरबा बता दिया था, है ना। मध्य प्रदेश में दीपा, बीबर या दहिया ये बता दिया था। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कहते हैं। तो मतलब इसमें से सिर्फ मैंने आपको एक नहीं बताया था, तो ये तो मुझे रखना ही नहीं चाहिए, बताइए। ठीक है, एक ही नहीं बताया हिमालय क्षेत्र में ओवरऑल, तो इसे खील कहते हैं। ठीक है भाई। और इसके बाद जो है आपका
खिल का संबंध ऋग्वेद से भी होता है। इसके अलावा CHO अभिक्रियाशील समूह किसकी होती है? CHO, तो CHO एल्डिहाइड की होती है, ये अभिक्रियाशील समूह है ना। CHO जैसे आपसे बेंजल्डिहाइड का सूत्र बहुत पूछता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन का सूत्र बताया है, और बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाओगे ये भी आपको बता दूं, है ना। OH अभिक्रिया समूह रहेगा तो एल्कोहल वाला होता है, जैसे CH3COOH, है ना। तो ये वाला जो समूह है ये आपका एल्कोहल वाला है ना। C6H6 ये बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र होता है, ये षटकोण जैसा नहीं होता है ना। हर कोना पर एगो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एगो हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे अगर आप CHO जोड़ दोगे तो ये आपका सूत्र हो जाएगा किसका? बेंजल्डिहाइड का। तो एगो हाइड्रोजन हटाए तो C6H5 बचा, फिर आपको CHO जोड़े हैं आप, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आपको जोड़े हैं, तभी आप बेंजल्डिहाइड का सूत्र पूछेगा तो एल्डिहाइड जोड़ोगे तब ना बनेगा। तो एगो कार्बन फिर से बढ़ गया, तो C7H6 और O, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड का सूत्र, ये आपसे पूछा भी गया था। इसके अलावा ये 3 जो बेसिक सूत्र है यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें, CnH2n+2 वाला होता है एल्केन, पहला एक रखोगे कार्बन में CH4 होगा, हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से चलता रहेगा, आप n की वैल्यू बढ़ाते रहो। इनके अलावा एल्कीन का समान सूत्र होता है, इसमें न तो प्लस होता है और न ही माइनस होता है, कुछ भी नहीं होता है, CnH2n होता है। और जो एल्काइन होता है ना, बरका टाका है, देखिए 5 बार में लिखा गया, ए ल का संयुग आकार इन, एल्काइन, इसे गिनेंगे तो 5 है। तो सबसे जो लंबा है ना, ये सब 4 वाला है और ये 5 वाला, तो जो लंबा वाला है उसके सूत्र माइनस होते हैं। मैं तो ऐसे ही याद रखा हूं बचपन से, आप भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे लंबा नाम है वो माइनस वाला है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? देखिए साधारण जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री C होता है। हालांकि जल कठोर रहेगा तो ये घट बढ़ सकता है, लेकिन जो आपका जनरली 100 होता है, लेकिन जो भारी जल होता है ना, ये 101.4 डिग्री सेल्सियस इसका ओरिजिनल होता है। भारी जल में जो H होता है ना, वहां पे D रहता है, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है, इसे, है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक D से रिप्लेस किया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बता रखे हैं मैंने आपको, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम। आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, तो बस एगो प्रोटॉन होता है, इसीलिए परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है हाइड्रोजन के अंदर। लेकिन ड्यूटेरियम के अंदर जो है, ड्यूटेरियम के अंदर एगो प्रोटॉन होता है और एगो न्यूट्रॉन होता है ना। तो इसीलिए इसका अनुभार 18 न होकर 20 हो जाता है, क्योंकि इसका भार हो गया 2, तो D का हो गया 2, तो खाली D है, तो ये D तो O2 है ना, D2O हो जाए। एक सेकंड, यहाँ गलत लिखा है, H2O, सही लिखा, ठीक है, सही लगा। तो यहाँ पे D2 है, तो 2 दूना के 4 और O का 16, तो 16 4 20, ठीक है। तो इसलिए इसका अनुभार 20 हो जाता है, जबकि साधारण जल का H2O का अनुभार 18 है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 के होगा तो 1 गुने 2 मतलब 2 और प्लस 16, तो 16 और 2 18 होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के 3 से बता दिए। भारी जल का खोज कौन किए थे? तो हेराल्ड उर ने 1931 में किया था। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, और मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि मॉडरेटर नियंत्रक क्षार के रूप में जो है कैडमियम या बोरॉन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में तालचेर जगह है, तो ये भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाहरी अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। अधिकांश बच्चे ये सब किताब पढ़ते हैं, फिर भी इकोलॉजी का परिभाषा अच्छे से जब एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में पूछते हैं तो गलती करके आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ आज मैंने अध्ययन वाला स्लाइड रखा है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो बता रहे कि भाई खाद्य श्रृंखला में जो सबसे पहले आएगा वो जनरली जो है आपका उत्पादक होता है। तो उत्पादक जो है हरे पौधे होते हैं, उत्पादक हरे पौधे होते हैं। हम लोग प्लास्टिक तो नहीं खा सकते ना भाई, कुछ ना तो मिट्टी के उत्पाद ही खा सकते हैं, है ना। तो हरे पौधे आपका जो है उत्पादक होगा। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हरा पौधा होता है। जीवाणु और कवक को आप घटक कहते हैं, पृथ्वी का आप मार्जक कहते हैं, पहले बता दिया है। क्योंकि जो है जब कोई चीज मर उड़ जाता है तो सड़ा गलाकर इसे जो है प्रकृति को लौटाने का काम जीवाणु और कवक ही करते हैं। आप चूहा मरा हुआ देखिए रोड किनारे, 5 दिन के बाद वहां कुछ नहीं रहेगा, कहाँ गया? उड़ गया? नहीं भाई, अब घटित हो गए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोटे कीड़ों मकोड़ा खाता है, छोटा कीड़ा मकोड़े को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खाएगा, और सांप का जो अंत होने पर या फिर सांप को आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, बाज। तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे इसी चीज को लिखेंगे आप, मैंने लिख दिया घास पात,
है ना। फिर हमने लिख दिया टिड्डा यानी छोटा कीड़ा मकोड़ा, फिर हमने लिख दिया मेढक, फिर हमने लिख दिया सांप, फिर हमने लिख दिया बाज या फिर गरुड़ भी खा जाता है सांप को, नेवला भी लिख सकते हैं, नेवला भी खा जाता होगा। इसके अलावा एक आपका लास्ट में हो जाता है भाई जीवाणु। इसे मैंने अगर लिख दिया तो इससे भी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में कि इस श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, बताइए सेकेंड उपभोक्ता कौन है। तो पहला उपभोक्ता ये टिड्डा है, क्योंकि घास तो उत्पादक हो गया है ना, तो ये टिड्डा इसको खा रहा है, मतलब पहला उपभोक्ता है, पहला इसका उपभोग कर रहा है। अब ये टिड्डा को मेढक खा रहा है, तो टिड्डा मेढक जो हो गया ये दूसरा उपभोक्ता हो गया। इस प्रकार से ये चेन चलता रहता है। आपके समझाने के लिए मैं इतना लंबा बढ़ाया, नहीं तो 3 ही होता है ना, घास, बकरी और बाघ से आप समझ जाओगे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता। ठीक है मेरे भाई। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है, पूछता है। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, कोलोस्ट्रीडियम। ठीक है ना। इसके अलावा जो ये जीवाणु होते हैं ना, जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेते हैं या नाइट्रोजन चक्र को संभालने हैं, ये जीवाणु कहाँ मिलेगा आपको, दलहनी पौधे के जड़ में मिलेगा, खास करके मटर के पौधे के जड़ में। इसके अलावा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, तो मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, है ना। एगो ग्लेन मैक्सवेल है भाई, है ना। इसके अलावा जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। इस बार के वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाया था ग्लेन मैक्सवेल, ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी 7 विकेट जाने के बाद। भैया हौसला बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। उत्प्लावकता या तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। प्राकृतिक बरन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। बेल धातु किन 2 धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, तो बेल धातु जो है कॉपर और टीन से मिलके बनते हैं। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से। पीतल तांबा और जस्ता से। फ्यूज के तार शीशा और टीन के मिलके बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल से बने होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण की सहायता से, तो माइक्रोफोन के सहायता से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, विद्युत मोटर। सेम इसका उल्टा डायनेमो है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप देखे होंगे एक चक्कर जो है यहाँ पे आर्मेचर जो है कार्बन की ब्रश होती है, जो घसता रहता है साइकिल के रिम को, और इससे जो आवेश उत्पन्न होता है, इससे हम जो है पहले जमाने में साइकिल के सामने लाइट जलाते थे जो डायनेमो पर काम करता था। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में जो है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती क्या रसायन है, जलता है तो प्रकाश उष्मा देता है। विद्युत बल्ब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक लेके हमें लाइट देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो ये बहुत सिंपल है, आप सीधा से सोच लिए तो आपका इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली कौन सी प्रोटीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन आपने पहले एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि दूध को जो है मतलब श्रावण में कौन से मदद करते हैं हार्मोन, तो यही ऑक्सीटोसिन है ना। इसके अलावा इसका निष्कासन कहाँ से होता है बॉडी के अंदर, तो पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से ऑक्सीटोसिन की जो है निष्कासन होती है। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल जो है पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार का बोलिएगा, है ना। इनके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में प्रोटीन क्या है, तो बताइएगा एमिनो अम्ल। अब वास्तव में एमिनो अम्ल क्या है, तो प्रोटीन। मतलब दोनों में से कोई भी पूछेगा तो एमिनो अम्ल प्रोटीन जो है ना, ये पूछेगा तो ये है और ये पूछेगा तो ये है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और सबसे छोटकी आपका पीयूष ग्रंथि होता है। इसे मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड अग्नाशय और सबसे जो है बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अबटू ग्रंथि होती है। अब अंतःस्रावी और बहिस्रावी से ही ये मिश्रित शब्द जन्म लिया है यहाँ पे। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि मतलब जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करता है ना, वो मिश्रित ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी क्या होता है, बहिस्रावी क्या होता है, पहले ही बता रखे हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी जो है डक्ट नहीं होता है, कोई भी नलिका नहीं होता है, इसमें नली का अभाव होता है। यानी जहां पर ये अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, स्राव करते हैं, वहीं पे ब्लड को दे देता है। यानी ये जो है हार्मोन का स्रावन करता है और हार्मोन का इफेक्ट शरीर के पूरे बॉडी में मतलब पूरे भाग में होते हैं, सभी भाग में होते हैं। ठीक है, तो इससे एंजाइम निकलती है अंतःस्रावी से, इसमें डक्ट नहीं होते, जो है अतिरिक्त नलिका नहीं होते। और जो बहिस्रावी होते हैं उसमें अतिरिक्त नलिका होती है, जिस एंजाइम का जहां पे काम है वहीं पे जो है उसको ले जाया जाता है उस डक्ट के माध्यम से, है ना। और जो दोनों का काम कर ले वो मिश्रित है, जैसे अग्नाशय। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन के पाचन में मदद करने वाली एंजाइम है। पेप्सिन पेट से निकलती है जबकि ट्रिप्सिन
ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलती है जो शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करती है। इसके अलावा जब अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया में साधारण अवस्था में क्या कहलाती है? तो भाई जब अम्ल और क्षार का आप अभिक्रिया कराओगे ना, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओगे तो ऐसी अभिक्रिया को न्यूट्रल अभिक्रिया कर या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया होगा उसके बाद आपका लवण और जल का उत्पादन होता है। लवण मतलब नमक, देखिए यहाँ पे है ना, HCl और NOH है का अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है, NaCl बन गया है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और H2O जल के रूप में बन गया है। हमेशा जल और लवण का निर्माण ही होता है जब क्षार और अम्ल का प्रतिक्रिया होता है। किसी भी अभिक्रिया में उष्मा का जब शोषण हो रहा हो तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जब उष्मा की प्राप्ति हो रही है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने इन दोनों का उदाहरण पास्ट के क्लास में दे दिया है चूना वाला एग्जाम को लेके। इसके अलावा जब किसी अभिक्रिया में अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में विस्थापित कर नई धातु का निर्माण करता है या फिर नई यौगिक का निर्माण करता है, धातु नहीं कह सकते, यौगिक ही होगा, कंपाउंड ही होगा, को निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है आपके अभिक्रिया वाला, और इत्तेफाक की बात है कि खाली यही एग्जाम्पल पूछता ही है ना। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है, जो मतलब विस्थापित हो गया है। ये क्या हुआ है? विस्थापित हो गया। यहां से स्पष्ट है कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक से विस्थापित कर दी गई है। ठीक है मेरे भाई। पेड़ पौधे में पाए जाने वाली ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार के लवक हैं? तो ये रंगहीन होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। हम जनरली क्या सोचते हैं कि हमने हरित लवक कर दिया एक ही होता है, ऐसा नहीं है। हरित लवक का मेन काम है प्रकाश संश्लेषण को जो है मतलब करवाने में मदद करना, है ना। प्रकाश संश्लेषण इनके बिना नहीं होती, इसीलिए है ना, सूर्य के प्रकाश के बिना भी नहीं होगा, रात में इसीलिए नहीं होता है ना। तो इसमें ये भी अहम योगदान निभाता है प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक। इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट होता है, ये रंगीन लवक है, और मैं सीजीएल के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया था और लकीली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पुष्पी पौधों में मादा पुष्प अंग को हम स्त्री केसर कहते हैं, तथा जो पुरुष फूल होगा यानी जो आपका नर वाला भाग होगा उसे पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। पेड़ पौधे एस्टोमेटा से सांस लेते हैं। पेड़ पौधे की आयु हम बलय रिंग के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। पौधा वृद्धि वाला जो यंत्र है जिसका नाम है कैस्कोग्राफ, इसके खोज जगदीश चंद्र बसु ने किए थे, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, है ना। इसके अलावा पादप कोशिका में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सेल वाल का होना। सेल वाल प्रोकैरियोटिक में अलग के बने होते हैं और यूकैरियोटिक में अलग के। मैंने बताया था यूकैरियोटिक में जो है आपके बने होते हैं किसके? सेलुलोज के। अब प्रोकैरियोटिक में किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। ठीक है मेरे भाई। तो ये अलग बात हो गई, लेकिन पेड़ पौधे में आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है जो जंतु में नहीं पाया जाता है, और इस कोशिका भित्ति का काम है स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करना किसको? पेड़ पौधे को। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। हम अगले दिन 15-20 सेट लेके हाजिर होंगे। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप पीडीएफ के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।